हे फ्रेंड्स, डू यू नो नेशनलिज्म सिर्फ लड़ाई लड़ने से और टेरिटरीज को एक्सपैंड करने से नहीं आता है, बल्कि इसमें हमारे कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो आर्ट, पोएट्री, स्टोरी और म्यूज़िक के डेवलपमेंट के कारण आता है। और ये डेवलपमेंट हमारे नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में और उनको शेप देने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं पार्ट 9, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि किस तरीके से रोमांटिक फीलिंग्स ने अपना क्या रोल प्ले किया ताकि लोगों के मन में नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को जगाया जा सके। नो डाउट, आई अग्री, आपके दिमाग में इस वक्त ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर अचानक से ये हम रोमांटिसिज्म में कैसे आ गए। तो सिंपल सा रीज़न है, हम लोग अभी जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि नेशनलिज्म की भावना कैसे जगाई गई, और इन नेशनलिज्म की भावना को जगाने में रोमांटिक फीलिंग्स का भी अहम किरदार रहा है। कैसे? तो चलो वो आज हम देखते हैं आज की क्लास में। रोमांटिसिज्म, आगे बढ़ने से पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। रोमांटिसिज्म ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट है जो कि हमारे अंदर नेशनल सेंटिमेंट को जगाता है और नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स, इनका मानना था कि हर वक्त हम सिर्फ रीज़न और साइंस के बारे में नहीं सोच सकते। इनको ग्लोरीफाई करना अच्छी चीज़ है, पर साथ ही साथ हमें इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पे भी ध्यान देना चाहिए। आखिर ये कमेंट क्यों, और ये रोमांटिक आर्टिस्ट कौन है? तो चलो मैं बताती हूँ। रोमांटिक आर्टिस्ट उनको कहा जाता था जो कि रोमांटिक फीलिंग्स पे विश्वास रखते थे, मतलब कि जो कि इस तरह के कल्चरल मूवमेंट पे बिलीव करते थे कि हम लोग नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जो हैं वो पुराने ज़माने के जो फोकलेज हैं, सॉन्ग्स हैं, उनके थ्रू भी लोगों के मन में जगा सकते हैं। अब ये क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे रीजन एंड साइंस को? तो कारण ये है कि उसी समय साइंस का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था, यानी कि बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे थे, तो लोगों का ध्यान उस ओर ज़्यादा हो चुका था और इमोशंस लोगों के अंदर से ख़त्म होती चली जा रही थी। इसी बात पे ध्यान देते हुए रोमांटिक आर्टिस्ट ने ये कहा, इन्होंने कहा कि अगर आपको शेयर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी जगानी है, लोगों के मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग लानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को ये बताया जाए कि हमारा पास्ट, हमारा जो कल्चर है वो बैकग्राउंड में सेम है। और अगर हम उनमें ये फीलिंग जगाते हैं तो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। कैसे? तो चलो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इन्होंने कहा था कि असली जर्मन कल्चर जो है वो हम लोगों के बीच से ही निकाल सकते हैं, और कॉमन पीपल को जर्मन में दास वॉल्क कहा जाता है, याद रखोगे, दास वॉल्क। ओके, तो इन्होंने कहा कि अगर हमें कॉमननेस लाना है, कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, तो इसे हम कॉमन पीपल से ही क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो कुछ नहीं करना है आपको, फोक कल्चर जो है उनका, जो भी फोक स्टोरीज है, मतलब जो स्टोरी पुराने ज़माने से चली आ रही है, उन सबको कलेक्ट करो, पुराने ज़माने की बातों को कलेक्ट करो और उनको रिकॉर्ड करो, और उसी का इस्तेमाल करो लोगों को इंस्पायर करने में और उनके मन में सेंटिमेंट्स को जगाने में, और इसी से हम नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम चाहें तो उनकी जो पुरानी भाषा है, जो सबकी कॉमन भाषा है, जिसे हम कहते हैं ना रीजनल लैंग्वेज को, वर्नेक्युलर लैंग्वेज, वर्नेक्युलर लैंग्वेज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के मन में फीलिंग जगाने के लिए। कैसे? तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पोलैंड का, जो कि आपके बुक में दिया गया है। पोलैंड भी क्या था, पहले इंडिविजुअल स्टेट था, बट बाद में जब आपका ये न्यू कंजर्वेटिज्म आया था तो उस समय क्या हुआ था, बताए थे, याद है, कि जो कॉर्नर है बफर स्टेट्स बनाए गए थे और अलग अलग एरियाज को दे दिया गया था। वैसे ही पोलैंड जो है वो रशिया के पास चला गया था। अब पोलैंड तो नाम का रह गया, बट अब उनका कोई आइडेंटिटी नहीं रह गया था। उनका आइडेंटिटी क्या था कि वो रशिया का हिस्सा है। क्लियर? तो अब इनके मन में से अपने वाली फीलिंग गायब हो गई कि भाई हम सब एक हैं, हम बस रशियन हैं। उनके दिमाग में बस ये रह गया, अब ये नहीं रह गया कि हम पॉलिश हैं। तो ज़रूरी था कि उनके मन में ये फीलिंग जगाई जाए।
तो जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कैरोल कुरपिंस्की का। इन्होंने क्या किया, ओपेरा म्यूजिक, ओपेरा आप लोग सुने होंगे, काइंड ऑफ म्यूजिक होता है जो कि इरिटेटिंग नहीं लगता है हमारे कानों में, लाइक दैट। तो इन्होंने इसी ओपेरा म्यूजिक का इस्तेमाल किया, फोक डांस जैसे कि पोलोनेज या पोलोनेज का स्पेलिंग रॉन्ग है, देख लोगे आप लोग, और माजुरका, इनका इस्तेमाल किया और लोगों के मन में नेशनल स्ट्रगल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए इन सबको यूज़ करके उन्होंने लोगों के मन में सेंटिमेंट्स जगाना शुरू किया। क्लियर। वैसे ही जब रशिया कंट्रोल ले लिया था पोलैंड का, तो उस समय पोलैंड के स्कूलों से और हर जगह से पॉलिश भाषा हटवा दी गई थी और वहाँ पर पे लोगों पे ज़बरदस्ती इम्पोज कर दिया गया था रशियन भाषा। अब इनिशियली लोगों ने जो आवाज़ उठाया उसे क्रश कर दिया गया, तो बाद में ये डिसाइड किया गया कि अगर इन लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो हम इनकी भाषा जो कि पॉलिश थी इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस पॉलिश भाषा के थ्रू सारे लोगों को एकजुट कर सकते हैं, इनके बीच की यूनिटी को फॉर्ज कर सकते हैं और रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से रोमांटिसिज्म और की मदद से नेशनल फीलिंग को डेवलप किया गया। कुछ नहीं किया गया, रोमांटिसिज्म क्या किया गया रोमांटिसिज्म में, तो पुराने जो कल्चर्स वगैरह हैं उनको लिए गए और उनसे उन लोगों के बीच में यूनिटी को फॉर्ज करने की कोशिश की गई, कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश की गई और इसी कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग से उनमें नेशनल सेंटिमेंट जगाने का पूरा प्रयास किया गया। क्लियर है। तो दिस वॉज अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो रोमांटिसिज्म है इसने एक अहम किरदार निभाया है लोगों के मन में नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाने में। क्लियर। तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसके आगे देखेंगे और नई नई चीज़ें जानेंगे। होपफुली आपको आज का लेसन क्लियर हो गया है। हाउएवर अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन और हमारे अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए एंड इन दिस स्पेस स्टे ट्यून्ड टू अस।